एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टियों की। इन्हें हम कांप मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टियाँ नदियों के द्वारा ला करके नदी घाटियों में, बाढ़ के मैदानों में और डेल्टाई प्रदेशों में बिछाई जाती हैं। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, वनस्पति का अंश इनकी कमी होती है क्योंकि ये मिट्टियाँ नवीन हैं, तो जैविक अंश इनमें कम होता है, खनिज भी कम होते हैं, फिर भी ये बहुत उपजाऊ होती हैं। इसका कारण ये है कि ये नदियाँ कई प्रकार के शैल चूर्ण को बहा करके लाती हैं, जिसमें बहुत से रासायनिक तत्व मिले हुए होते हैं। गंगा सतलज का मैदान इसी मिट्टी का बना हुआ है और इस मिट्टी की गणना विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में की जाती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई भागों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। यहाँ इसे हम डेल्टाई मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये मिट्टी असम घाटी, गुजरात और पश्चिमी तटीय मैदानों में भी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टियाँ भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे ये मिट्टी पाई जाती है। लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। इस प्रकार से ये भारत के लगभग 45.6% भाग पे फैली हुई हैं। स्थिति, संरचना और इनके उपजाऊपन के आधार पर हम जलोढ़ मिट्टियों को कई उपविभागों में बांटते हैं। देखते हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम नदी जलोढ़ मिट्टियों की। ये नदी घाटियों में पाई जाती है और इनका अधिकतम जो विस्तार है वो भारत के उत्तरी मैदान में है। यहाँ पर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी जो दूसरी सहायक नदियाँ हैं, उन्होंने बहुत अधिक क्षेत्रफल पे तलछट का निक्षेप किया हुआ है और उसी से इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। ये बड़ी उपजाऊ मिट्टियाँ हैं और भारतीय की जो अर्थव्यवस्था है, जो कृषि आधारित है, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है और उसका ये बहुत बड़ा आधार भी है। नेक्स्ट है तटीय जलोढ़ मिट्टियाँ। ये तटीय भागों में मिलती हैं। इनका निर्माण समुद्री लहरों के निक्षेप की क्रिया के द्वारा किया जाता है। कभी कभी नदियाँ तटीय भागों में भी निक्षेप करती हैं। जो नदियाँ पश्चिमी तटीय मैदान से निकलती हैं, पूर्वी तटीय मैदान से निकलती हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं, वो भी इन तटीय भागों में निक्षेप करती हैं और इनकी मिट्टियों के निर्माण में वृद्धि हो जाती है। चावल और नारियल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। पूर्वी तट का जो अधिकांश भाग है और पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है वो तटीय जलोढ़ मिट्टियों का ही बना हुआ है। नेक्स्ट है डेल्टाई जलोढ़ मिट्टियाँ। भारत की लगभग सभी नदियाँ, अपवाद हैं नर्मदा और ताप्ती, ये समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो हमारे देश और बांग्लादेश में है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दक्षिण भारत में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ भी डेल्टा बनाती हैं। अतः इन भागों में डेल्टाई मिट्टियों में चिका की प्रधानता होती है और चिक्का मिट्टी की ये खासियत होती है कि वो काफ़ी देर तक जल को अपने अंदर रोक के रख सकती है। और इन मिट्टियों की डेल्टाई जो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, उनकी गणना विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में की जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो चावल और पटसन की खेती के लिए विश्व भर में विख्यात है और जो दूसरे डेल्टा क्षेत्र है वहाँ भी चावल की खूब खेती की जाती है। फोर्थ है तराई मिट्टियाँ। ये उत्तर प्रदेश में भाबर प्रदेश जो है उसके दक्षिण में तराई प्रदेश के लगभग 56-57 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है, परंतु इनमें फॉस्फेट की कमी पाई जाती है। इन पर ऊंची ऊंची घास और वन उगते हैं। यहाँ के अधिकांश वनों को अब साफ करके भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। ये मिट्टियाँ गेहूँ, चावल, गन्ना, पटसन और सोयाबीन की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। अब हम बात करते हैं काली मिट्टी की। इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है और इन मिट्टियों का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकलता है उससे हुआ है और ये खनिज पदार्थों में काफ़ी रिच होती हैं। इनमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्यूमिनियम,
ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। बहुत ही उपजाऊ मिट्टियाँ हैं और कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई हैं। इसका विस्तार पश्चिमी और मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकांश भाग, कर्नाटक का उत्तरी भाग, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पश्चिम भाग में है। ये मिट्टी चिपचिपी होती है और इसमें नमी धारण करने की पर्याप्त क्षमता होती है, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। ग्रीष्म ऋतु में ये मिट्टी सूख जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं और मिट्टी के कण टूट टूट कर दरारों में भरने लगते हैं और मिट्टी बारीक हो जाती है। रंग की गहराई के आधार पे कई रंगों वाली होती है ये। गहरी काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, हल्की काली मिट्टी, काली और लाल मिश्रित मिट्टी। तो ये है काली मिट्टी। इसका हमने जो प्रमुख करैक्टर्स हैं इसके वो देखे और इसका विस्तार देखा कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं लाल मिट्टियों की। इस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर के और दक्षिण तक पाई जाती हैं। 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई हैं। ये मिट्टियाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, बिहार का दक्षिणी भाग, झारखंड का छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम बंगाल की वीरभूमि, बांकुड़ा और मिदनापुर ज़िलों में, मेघालय की गारो खासी जो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे काफ़ी फेमस हैं ये पहाड़ियाँ, नागालैंड में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, बांदा, झांसी आदि ज़िलों में और राजस्थान के अरावली पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों में। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में भी ये पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण प्राचीन रवेदार तथा रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय व प्रदन से जो सामग्री प्राप्त हुई है उसके द्वारा हुआ है। इन मिट्टियों में लोहा, एल्यूमीनियम और चूने की प्रधानता होती है, परंतु जीव एवं वनस्पति के अंश तथा फास्फोरस की इनमें कमी रहती है। कहीं कहीं इनका रंग भूरा, चॉकलेटी, पीला अथवा काला भी हो गया है। जहाँ कहीं ये मिट्टी बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों की बनी हुई है वहाँ पे ये काफ़ी उपजाऊ है, लेकिन दूसरी जो भाग हैं जिनमें ये काफ़ी एरिया में विस्तृत है वहाँ पे इस मिट्टी की तहों में पानी नहीं रुकता और उसकी वजह से ये बंजर रह गई। इन मिट्टियों में केवल बाजरा ही पैदा होता है, किंतु निचले भागों में लाल मिट्टी गहरे लाल रंग की, अधिक गहरी दक्षिण भागों में और उपजाऊ होती है। इसमें कपास, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज ये सब पैदा किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की। लेटेराइट जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1810 में बुकानन महोदय द्वारा किया गया था और नाम से इसके पता लग रहा है कि ये विशिष्ट प्रकार की जो मिट्टी है वो ईंट के जैसे लाल रंग की होती है। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की जो विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं उन्हीं में होता है। मानसून जलवायु की जो आर्द्र और शुष्क ऋतु का क्रम से परिवर्तन होता रहता है, उसकी वजह से चट्टानों में सिलिका की कमी आ जाती है और इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, चूना, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम की मात्रा भी कम होती है, जिससे ये कम उपजाऊ होती हैं। कुछ भागों में ये मिट्टियाँ कंकरीली और छिद्रयुक्त होती हैं। ये कृषि के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं हैं, परंतु इनमें घास और झाड़ियाँ खूब उगती हैं और ये मिट्टियाँ पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, असम का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें और राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, असम के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे और राजमहल की पहाड़ियों में ही पाई जाती है। इनका विस्तार लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे है। ये मिट्टियाँ कृषि के लिए बहुत योग्य नहीं होती, परंतु भवन निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और काफ़ी मात्रा में काम में ली जाती हैं। तो ये कुछ टाइप्स हमने आज 4 टाइप्स हमने पढ़े हैं भारतीय मिट्टियों के: जलोढ़ मिट्टियाँ, काली मिट्टियाँ, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। बाकी के जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।